नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका खबर आ रही है। आपको बता दें, जहां जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ककराही गांव के एक तालाब में अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। बता दें, स्थानीय लोगों ने शव को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पहचान कराने की कोशिश की। हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। वह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। शव के शरीर पर चोट के निशान है या नहीं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। और वहीं बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिले के कोदरकोट थाना क्षेत्र के नगला विजय गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा खुलेआम ईंट पत्थरों की बौछार की गई है। इस पूरे मामले में का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं बीजेपी की बूथ अध्यक्ष ओमकार सिंह ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उनके घर पर हमला किया और परिजनों के साथ मारपीट किया। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भय और रोष है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और ऐसे आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। मामला सर सुबह यादवों से झगड़ा हुआ है। नाली बांध ही हमारे हरिजन आबादी में डाल रहे थे ज़बरदस्ती। इसी में सर मैंने रोका हम लोगों ने, तो हम लोगों को गाली गलौज करने लगे, कहने लगे साले भाई के ये भाजपा में घुसे, ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष है, फलाने हैं ढिकाने, इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करके सर मारपीट करने लगे। कौन है भाजपा का बूथ अध्यक्ष? सर मेरा नाम है, हम ही हैं ओमकार जाटव, रामपुर खास प्राथमिक पाठशाला बूथ नंबर 63 सर। क्या किसी चोट आई आपके यहाँ? हमारे यहाँ भाभी की चोट आई है सर। और इसी बीच जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ओबरा डैम रेलवे स्टेशन के पास पोल संख्या 137/42 पर एक महिला का सिर जो है वो कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सिर कटा हुआ शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखकर तुरंत रेलवे जीआरपी को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जो रफ्तार है वो तेज कर दी गई और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस घटना की गहराई से तफ्तीश कर रही है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जिले से एक गर्व भरी खबर सामने आई है, जहां सौम्य शर्मा ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में 218वीं रैंक हासिल कर जिले और माता पिता और अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर दिया है। प्रभात एकेडमी के पूर्व छात्र सौम्य शर्मा के चयन की खबर मिलते ही न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे प्रतापगढ़ में जश्न का माहौल है। बता दें, प्रभात एकेडमी की प्रधानाचार्य प्रभात श्रीवास्तव ने सौम्य शर्मा का माला और शील्ड भेंट कर उनका सम्मान किया, उनको सम्मानित किया। और इस मौके पर सौम्य ने एकेडमी के बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप ठान ले तो कोई मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया और कहा है कि संघर्ष, समर्पण और सही मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। इसके मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आई एम ओनली लेफ्ट विद ग्रेटिट्यूड। भगवान की कृपा रही है, माता पिता का बहुत संघर्ष रहा है, अच्छे टीचर्स का साथ और मेहनत हमेशा से। सो ओनली फीलिंग ग्रेटिट्यूड। इस विद्यालय में आपने पढ़ाई की? तो मेरी स्टार्टिंग की शिक्षा जो है सेंट एंथोनीज से हुई थी। उसके साथ ही साथ कई टीचर्स प्रभात एकेडमी से भी जुड़े हुए थे, जिनके थ्रू मैंने इंटर कॉलेज जो है कंप्लीट किया था। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अभी यूपीएससी 2024 में प्रतापगढ़ से 2 बच्चे सिलेक्शन पाए, सौम्य शर्मा जी और अन्नपूर्णा मिश्रा जी। सौम्य शर्मा जी का ऑल इंडिया रैंक 218 रहा। आपने जनपद प्रतापगढ़ का नाम प्रदेश में ही नहीं अभी पूरे देश में रोशन किया है। सौम्य शर्मा जी शुरू से बहुत होनहार और बहुत हार्ड वर्किंग
रहे। आपका एक ही मोटो था, गोल था, टारगेट था कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है। आपने ये एसएससी सीजीएल को क्रैक किया। आपने इसके पहले प्रीलिम निकाला, मेंस निकाला, अनफॉर्चुनेटली आपका इंटरव्यू नहीं हो पाया। सेकेंड टाइम आपका प्रीलिम में, मेंस और इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। आपने ऑल इंडिया रैंक में 218 रैंक हासिल किया और पूरे जनपद का नाम रोशन किया। और इसी बीच जिले से एक हैरान और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें 4 बच्चों के माता पिता प्रेमी युगल ने घर परिवार को छोड़कर मंदिर में शादी रचा ली। इसके बाद जब वीडियो परिवार को भेजा गया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें संजय जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर और ललिता जिसके पति भी ट्रक चालक है, बता दें दोनों का कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था। करीबन 1 सप्ताह पहले दोनों घर से भाग निकले और फिर मंदिर में शादी कर उसका वीडियो परिजनों को भी भेज दिया। वीडियो सामने आते ही ललिता के पति ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया गया है, लेकिन दोनों ने एक साथ ही रहने की जिद पर अड़े रहने का भी फैसला किया है। बता दें पुलिस ने जब दोनों को बालिग पाया तो कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए उन्हें छोड़ दिया। घटना की जानकारी जैसे ही गांव में फैली तो दोनों गांव के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के दर्जनों गांव के महापंचायत बुलाई गई। शिव मंदिर में हुई इस पंचायत के ग्राम प्रधान, सामाजिक प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि प्रेमी युगल और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सोनभद्र से संतोष कहानी की रिपोर्ट। सर्वसम्मति से निर्णय यही लिया गया जी कि संजय जो है कुकीर्त किया है, कुकीर्त के साथ नहीं देना है और उसके साथ न रहना है। और हम लोग खुद अपने से वंचित हो गए समाज की, नहीं तो उसके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। महापंचायत का विषय जो था है कुछ सप्ताह पहले धरती डुलवा से संजय पासवान पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद पासवान ने एक बगल गांव के महिला ललिता देवी पत्नी महेंद्र पासवान को लेकर के बहला करके फुसला करके, चाहे जैसे उन लोग के सहमति बना, आपसी सामंजस्य और सहमति बना करके भाग जाते हैं और कुछ दिन के बाद एक वीडियो डालते हैं। वीडियो में दिखाया गया उनके द्वारा कि एक मंदिर में दोनों लोग सिंदूर देते हुए दोनों अपने जीवन को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दोनों लोग संजय पासवान का ये तीसरा इस तरह के शादी और घिनौना कृत्य है। सोनभद्र का ऐसा मामला सामने आया है कि आप पूरे समाज पर एक धब्बा नजर आ रहा है। एक जनपद सोनभद्र के बिल्डंगगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरती टोलवा गांव में एक 4 बच्चों का पिता और 4 बच्चों की मां दोनों एक दूसरे को शादी के संबंध में मिल गए। आपको बता दें कि इससे समाज पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है, जिसमें पंचायत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पंचायत करके इन दोनों को समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। और बता दें कि इन दोनों के 4 बच्चे हैं और 8 बच्चों का भविष्य अंधकार देखने को मिल रहा है और गांव समाज पर बुरी असर पीढ़ियों को पड़ेगी। इसी के साथ संतोष साहनी की रिपोर्ट सोनभद्र से। इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जिले का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर रोशन हुआ है। रेणुकूट निवासी रवि सिंह जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बॉयलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत है, उन्होंने 27 से 29 जून 2025 तक नेपाल के पोखरा स्टेडियम के मल्टीपर्पज के वार्ड हॉल में आयोजित
8वीं एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। पुरुष वर्ग पूमसे अंडर 30 एयर कैटेगरी में रवि सिंह ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से नेपाल समेत कई देशों के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद सोनभद्र जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही बता दें, रवि सिंह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिले के अधिकारियों, सोनभद्र ताइक्वांडो संघ और हिडाल्को परिवार ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें उतरौला के मधपुर गांव में धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी साजिशों के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलिशान कोठी पर मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन कोठी का गेट बंद था और ताला लगा था। बता दें, पुलिस ने गैस कटर से ताला काटकर घर में प्रवेश किया और 2 मंजिला अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन की टीम को देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं कोठी के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे पहले प्रशासन ने बेदखली का नोटिस कोठी के गेट पर चस्पा किया था, लेकिन समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के इस मामले में सिख और सिंधी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया है, महिलाओं की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। जलालुद्दीन की गतिविधियों न केवल समाज विरोधी बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें जनपद न्यायालय में अधिवक्ता और कर्मचारी के बीच हुआ वाद विवाद अब सिर्फ कोर्ट परिसर तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये कानूनी और प्रशासनिक गलियारों तक भी पहुंच चुका है। एक अधिवक्ता पर न्यायालय कर्मचारी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिससे अधिवक्ता समाज में आक्रोश है। वहीं बार एसोसिएशन अधिवक्ता पर दर्ज FIR को तुरंत समाप्त करने की मांग कर रहा है। इस बीच न्यायपालिका से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें, इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर हमारे संवाददाता SN यादव ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे से खास बातचीत की है। इस समय हमारे साथ मौजूद है जनपद मिर्जापुर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे। आज हम उनसे कुछ मुद्दे पर बात करते हैं, न्यायपालिका में चल रहे विकास कार्यों को लेकर, अधिवक्ता और कर्मचारियों के बारे में लेकर और उनके कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका में कितने विकास हुए और कौन कौन से कार्य होने हैं, इन सब चीजों के मुद्दे पर आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बताइए कि अभी हाल में ही अधिवक्ता और कर्मचारियों के बीच कुछ दुर्व्यवहार के ये जो बातें हुई है, उस क्या मामला है? ऐसी बात है कि इस बार जो है जहाँ तक प्रश्न है, हमारे तहसील में विवाद हुआ। एक करीब 63 साल के वकील साहब थे, उनका नाम ब्रिजवासी जी, उनको एक लालू राम राजस्व निरीक्षक थे, उन्होंने उनसे कुछ बातचीत पूछे, कहे, उन्होंने कुछ कपड़ पर मार दिया। उसको लेकर वकील अधिवक्ता आक्रोशित हुए, विवाद हुआ दोनों। फिर उन लोगों ने FIR करा दिया वकील के साथ। फिर वकील भी अपना ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी बात जिलाधिकारी महोदय से हुई, SP कप्तान साहब से हुई। उन्होंने कहा कि भैया विवाद है आपसी परिवार का, इसे हल कर लिया जाता। उन्होंने हमारे सामने और हाउस के सामने काफ़ी लोग व्यक्ता थे, 300-400 थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वापस करवा दे रहे हैं। आप लोगों को क्या करें, हम उस पर राजी हो गए, सहमति हो गई हम लोगों की। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जहाँ तक है कि नहीं हो पाई है। आज हम जो है देखते हैं, इसके लिए आगे कदम उठाएंगे। आपने अधिवक्ता समाज की सुरक्षा की बात उठाई और अधिवक्ताओं के साथ आज ऐसा हो रहा है कि क्यों? देखिए, ऐसी बात है, थोड़ा परिवार है, लंबा परिवार है और परिवार को चलाना मुखिया का काम है। थोड़ा सा कहीं कहीं से कमी आई है, गिरावट आया है, उसके लिए हम सुधार कर रहे हैं और अधिवक्ताओं से, कर्मचारियों से भी निवेदन कर रहे हैं। हम लोग एक जो है परिवार के हैं और हम लोगों का सिर्फ सबका मकसद है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा के लिए हम भी हैं और पंचायत। तो उनको कई बार कष्ट हो,
इसको ध्यान में रखा जाएगा और उस पर सुधार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, न्यायपालिका के विकास के लिए अभी बजट आया है तो आया कितना आया है, किन मदों में उसका खर्च होगा? न्यायपालिका से हमारे रामचंद्र केसरी ने न्यायपालिका में ध्यान दिया है और बजट को तो मैं नहीं बता सकता अभी क्या हुआ है क्योंकि हमने उस पर बात नहीं किया है, लेकिन कार्य हमारा दिखाई दे रहा है और जो कार्य हो रहे हैं वो विधायक कोटा से हुए हैं। रोड उन्होंने वाईफाई यहाँ लगवा दिया है। मिर्जापुर में 3 जगह जहाँ तक हमें उम्मीद है कि फ्री जो है, एक विंध्याचल में, एक नगर पालिका में, एक हमारी कचहरी में, और उसका अभी जल्द ही जल्द जो है वो होगा, उद्घाटन हो जाएगा। और हमारे यहाँ शौचालय की दिक्कत थी, उन्होंने बजट दिया, शौचालय बन रहा है और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं हम उसे कर रहे हैं और उम्मीद है वो हमारा पूरा करेंगे और कचहरी का विकास होगा। जैसे आपके दिमाग में ये आया होगी योजना की न्यायपालिका में कौन से काम होने, कहाँ काम प्रपोजल आपने तैयार किया, प्रपोजल भेजा भी होगा? हाँ, न्यायपालिका में हमारे अभी कभी काम नहीं हो पाया। इधर हम करीब 10 साल से कोई काम विकास का नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश आए और इनका बड़ा सहयोग है। न्यायाधीश होने के जो है अलावा और भी वो सामाजिक कार्य देखते हैं, पब्लिक न हो, नेताओं को कष्ट न हो, कर्मचारियों को कष्ट न हो, इस पर जो है उनका ध्यान रहता है। हमने उनसे कहा कि ये हमारी दिक्कतें हैं, तो ध्यान दे रहे हैं। हमारे कचहरी के पूरा तरह नाला बनता है जिससे बदबू न्यायालयों में आता है, तो अधिकारी भी परेशान रहते हैं और अधिवक्ता और न्यायाधीश भी। इसके लिए भी बात किए हैं, अब बात हो रही है, कोई बजट होता है तो उसको नाला जो है दुरुस्त करा दिया जाएगा, तो कम से कम जो है जो बदबू की तो बंद कर दिया जाए या उसको सही ढंग से कर दिया जाए, उस पर भी विचार चल रहा है। और कचहरी का जो विकास है धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। अधिवक्ताओं की जो बैठने की व्यवस्था है, हमने देखा कि चारों तरफ जो 3 से 1.5 बारिश में अधिवक्ताओं ने बताया कि पानी छोड़ने लगता है, उनके लिए क्या है? अभी तो व्यवस्था फिलहाल कंप्रेनिंग चला है, शुरुआत से चली आ रहा है, क्योंकि ये सरकार का ध्यान होना चाहिए। तो मिर्जापुर सरकार का ध्यान बहुत कम इस मामले पर, अधिवक्ताओं के लिए क्या सुविधाएं देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं और अधिकता से दुखी, क्योंकि हर आप देखें कई जिले में है तो बैठने के लिए और गिरे जो है क्षेत्र बनाए गए, हमारे यहाँ थोड़ा जगह की दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में जो है टी सेट के लिए जहाँ तक बात आ रही है उसका जो है मरम्मत किया जाएगा और खुद जो है अधिवक्ता खुद अपने जो है बजट से उसको कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अस्थायी चीज नहीं है। अधिवक्ता परेशान है इस मामले में, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा और इसके लिए मतलब जो है पत्र द्वारा उन्हें अवगत कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 वर्ष से न्यायपालिका में ऐसा कोई विकास का कार्य उस तरीके से नहीं हुआ था जैसे होना चाहिए। इधर के कार्यकाल में काफी कार्य हुए हैं, जैसे बात करते हैं कि वाईफाई कैंपस का होना, चाहे वो भले नगर पालिका की तरफ से लगा हो, और शौचालय का होना, सड़कों को भी देखा गया कुछ मरम्मत किया जा रहा। अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग ये पहले से भी कर चुके हैं और अधिवक्ताओं को एक होकर ये लेकर चलना चाहते हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं न्यायपालिका इनके कार्यकाल में कितना विकास करती है और कितना आगे जाती है, ये तो समय ही बताएगा। इस समय हमारे और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें बरेली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और हर घर शिक्षा योजना को बंद किए जाने से के सरकार के फैसले का विरोध किया है। बता दें टीचर्स का कहना है कि सरकार जब चाहे कोई योजना लागू कर देती है और जब चाहे उसे बंद कर देती है, तो शिक्षक आखिर जाए तो जाए कहां। शिक्षकों ने सवाल उठाया है, क्या सरकार को शिक्षकों का वेतन देना बोझ लगने लग गया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए शिक्षकों ने कहा है कि जब बच्चे गाँव के स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर स्कूल कैसे जाएंगे। ये योजना गरीब, वंचित और दूर दराज के छात्रों के लिए जीवन रेखा जैसी थी। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग अपने ज्ञापन दे रहे हैं, जो विद्यालय मजदूर किए जा रहे हैं उसके विरोध में हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन से हमारे जो हम ज्ञापन दे रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो गरीब, मजलूम, दलित, मुस्लिम जो बच्चे हैं और गरीब किसी भी समाज के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पर बहुत ही ये कुठाराघात है, क्योंकि इससे उन बच्चों के शिक्षा पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा अपने गांव के गांव में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता है तो वो बच्चा
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के कैसे जा सकता है। इसलिए ये सरकार जो भी ये फैसला लिया है सरकार ने, इसको वापस लेना चाहिए। यदि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का जो बाल अधिकार है वो भी, उस पर भी ये कुठाराघात है, क्योंकि ये बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत ही हर गांव में विद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव किया गया था, उसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक विद्यालय खोला गया था कि चाहे एक बच्चा भी क्यों ना हो उसको हम लोग पढ़ाने का हमारा जो सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार उस दायित्व को अपने से बचाव कर रही है और उसको एक तरह से बाजारीकरण करना चाह रही है कि ज्यादातर उसको ले जाके कि हम इकट्ठे करेंगे, जहां ज्यादा बच्चे होंगे वहां ले जाके इकट्ठा करेंगे। अरे भाई 50 बच्चे हैं, कहीं 50 पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या 2 टीचर बहुत ज्यादा हैं क्या? आप उनके 2 टीचरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें कन्नौज में बिजली विभाग की कार्यशैली पर आज सवालों की बौछार हो गई है। बिजली विभाग के एमडी नीतीश कुमार ने कन्नौज विकास भवन में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान छिबरामू की विजिलेंस टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें भाजपा विधायक ने टीम पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव में केवल 20 लोगों की चेकिंग कर पैसा लेकर बाकी को छोड़ दिया जाता है। तालग्राम के जेई पर भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रमोद राजपूत ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और धन उगाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही बता दें सत्ता पक्ष के नेताओं ने बिजली की जर्जर लाइन, बार बार ट्रिपिंग और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एमडी नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया है कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। भ्रमण का उद्देश्य ये था कि हम शिकायतें सुने, जनप्रतिनिधिगण की शिकायतें सुने और विभागीय अधिकारों से विचार विमर्श हो क्या समस्या है, कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने 23-24 बिजनेस प्लान, 24-25 बिजनेस प्लान पार्ट 1, पार्ट 2 और 25-26 भी सैंक्शन किया है। काफ़ी सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। कई सब स्टेशन बनाए गए हैं, सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि की गई है, एडिशनल पावर स्टेशन बनाए गए हैं और साथ साथ जो हमारे डीटी ओवरलोड है उसकी क्षमता वृद्धि की गई है और कुछ नए भी डीटी लगाए गए हैं। जो जर्जर तार है उसको भी चेंज किया गया है, तो व्यापक पैमाने पर चेंज किया गया है। और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जो हम लोगों के कार्य प्रस्तावित हैं और कार्य जो हो चुके हैं उसके बारे में माननीय जनप्रतिनिधिगण को जानकारी देना, उनसे सुझाव प्राप्त करना और कौन से अर्जेंट कार्य हैं जिनको अभी कराना आवश्यक है तात्कालिक रूप से, उसके लिए भी प्रोजेक्ट सैंक्शन करना। तो इस व्यापक रूप से सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने समस्याओं से अवगत कराया है। विभाग की जो योजनाएं थे उसके हम लोगों ने उनको अवगत कराया है। एक संवाद कायम रहना चाहिए। कैसे हम लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो हमारे जेई और एसडीओ और हमारे एक्सीएन और एसी तक सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अपने अपने क्षेत्र के और वहाँ पे सुझाव प्राप्त करें तो काफ़ी बेहतर तरीके से समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।